प्रेग्नेंट बहू और सास और ननद का अत्याचार। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। ऐसा कहकर रूपाली अपनी बहू संजना और अपने बेटे राहुल को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद वो खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी रूपाली की बेटी निशा उसके कमरे में आती है और गुस्से से अपनी माँ रूपाली से कहती है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आपने उस गवार लड़की को आशीर्वाद के साथ उसे भैया के कमरे में भेज दिया तो क्या करती? राहुल ने मुझे बिना बताए शादी कर ली और शादी करके उस गवार लड़की को सीधा घर में ले आया। मैंने तो सोचा था कि राहुल की शादी करके मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा, लेकिन मेरे सभी अरमानों पर पानी फिर गया। ये गवार भिखारन तो अपने साथ एक तिनका भी नहीं लाई। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा। निशा और रूपाली राहुल की हुई पसंद की शादी से बहुत नाराज होती हैं। यहाँ तक कि वो संजना को एक आंख भी पसंद नहीं करती। धीरे धीरे निशा अपनी माँ रूपाली के साथ मिलकर संजना को परेशान करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? अरे कहीं सवेरे सवेरे मौत तो नहीं आ गई तुझे? माँ जी मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। तभी रूपाली रसोई में पहुँच जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे रसोई में आने की? अरे ये पवित्र जगह है और तूने यहाँ आकर इसको अपवित्र कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया माँ जी? कल मोहित तूने नहीं, तेरे साये ने इस जगह को अपवित्र बना दिया। निकल जा अभी कभी यहाँ से। रूपाली संजना को धक्के मारकर रसोई से निकाल देती है, जिसके बाद निशा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें घर में कोई काम दिखाई नहीं देता? जाओ जरा बाथरूम में जाकर देखो कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो लो। ठीक है मैं अभी जाकर सारे कपड़े धो लेती हूँ। संजना कपड़े धोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा हर थोड़ी देर में कपड़े लेकर आती है और संजना को धोने के लिए दे देती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन निशा धुले हुए भी कपड़े संजना से दोबारा धुलवाती है, जिसके बाद निशा अपनी माँ के कमरे में उनसे बात करने जाती है। अरे माँ, संजना तो इतने अत्याचार करने के बाद भी घर से नहीं निकल रही, अब हम लोग क्या करें? अरे मैंने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो तो इस घर से टस से मस होने का नाम ही नहीं लेती। अरे वो नहीं गई तो हम भैया की दूसरी शादी कैसे करवाएंगे और कैसे हमें दहेज मिल पाएगा? चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। शाम को जैसे ही राहुल ड्यूटी से आता है, निशा और रूपाली दोनों माँ बेटी फर्श पर पोछा लगा रही होती है। अरे माँ तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे छोड़ो इसे। निशा तुम भी? अरे घर के नौकर कहाँ गए? भाभी तो कमरे में आराम कर रही हैं। उन्होंने हमसे ये सब करने के लिए कहा था। अरे चुप हो जा निशा, बेचारा अभी अभी ड्यूटी से आया है और तू उसे सब कुछ बता दे। थोड़ी देर आराम तो करने दे अपने भाई को। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप जरा अपनी हालत तो देखो, इस उम्र में काम करना ठीक नहीं है। बेटा बहू ने घर के सभी नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब घर के सारे काम तुम दोनों माँ बेटियाँ ही करोगी। क्या कहा? ये सब संजना ने आपसे कहा है? रुको, उसकी खैर खबर तो मैं अभी लेता हूँ। राहुल गुस्से से संजना के कमरे में जाता है। संजना, ओ संजना, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से घर का काम करवाने की? जैसे ही राहुल कमरे का दरवाजा खोलता है, संजना बिस्तर पर आराम कर रही होती है। संजना उठो अभी के अभी, उठो। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी काम से लौट आए? बातों को मत घुमाओ, पहले ये बताओ तुमने मेरी माँ और बहन से काम क्यों करवाया? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं माँ जी और निशा दीदी से काम कैसे करवा सकती हूँ? मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। मैंने पूरे दिन कपड़े धोए और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वो दोनों ऐसा क्यों कर रही थी? अरे छोड़ो, अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम आराम कर लो। राहुल शांति से वहाँ से चला जाता है। वहीं निशा और रूपाली बहुत खुश होती है। अगले दिन फिर शाम के वक्त रूपाली और निशा सामान पैक करके घर के बाहर बैठ जाती हैं और राहुल से कहती हैं, अरे बेटा ये कैसी बहू लेकर आया है तू? इसने तो आज हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपने भाई के घर चली जाती हूँ। संजना ऐसे कैसे कर सकती है? रुको मैं अभी आता हूँ। राहुल गुस्से से संजना के पास जाता है और उसे मारने लगता है। आइंदा अगर दोबारा मेरी माँ को और मेरी बहन को घर से निकालने का ख्याल तुमने लाया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल उसकी एक नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ उस समय संजना प्रेग्नेंट होती है। रात को जैसे ही राहुल सोने के लिए कमरे में आता है, उसे संजना की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाती है। ये क्या, संजना प्रेग्नेंट है और इसने मुझे बताया भी नहीं? अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, राहुल संजना का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। साथ ही साथ वो अपनी माँ और निशा को संजना की प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देता है। अब आप दोनों मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। पोते के आने की खबर सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन रूपाली संजना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका सोनोग्राफी टेस्ट कराती है, जिससे रूपाली को ये पता चल जाता है कि उसके पेट में उसका पोता नहीं पोती है।
ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि मनहूस मेरे पोते को जन्म देगी, लेकिन ये तो पेट में लड़की लेकर घूम रही है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं इसे और इसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रूपाली तुरंत निशा को कॉल करके उसे हॉस्पिटल बुला लेती है, जिसके बाद रूपाली अपनी बेटी निशा के साथ संजना को गांव के पास वाले एक रेलवे स्टेशन पर ले जाती है। संजना अपनी सास रूपाली से कहती है, माँ जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनते ही रूपाली और निशा उसे कस के पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन की पटरी पर उसे बांधना शुरू कर देती है। उसे बांधते ही रूपाली उससे कहती है, मुझे लगा कि तेरे पेट में मेरा पोता है, लेकिन तू तो लड़की को जन्म देने वाली है और हमें अपने घर में कोई लड़की नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तू अपनी लड़की के साथ यहाँ से हमेशा के लिए अलविदा हो जाए। ये सुनकर संजना रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे और मेरी बेटी को मत मारिए। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में ट्रेन आने ही वाली होगी, जिसके बाद तू हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं तेरी आत्मा को मुक्ति मिलने की प्रार्थना करूंगी। तभी सामने से बहुत तेज ट्रेन आने लगती है। ट्रेन को देखकर संजना रोने लगती है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग राहुल के साथ पटरी पर पहुंच जाते हैं और तुरंत संजना को पटरी से खोल लेते हैं, जिसके बाद पटरी से ट्रेन बहुत रफ्तार से गुजरती है, लेकिन संजना की जान बच जाती है, जिसके चलते निशा और रूपाली का सच राहुल के सामने आ जाता है और वो अपनी माँ और बहन से कहता है, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता माँ कि आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। एक औरत होकर आपको औरत का दर्द नहीं नजर आया। मुझसे ही भूल हो गई आपको पहचानने में। आज के बाद हम दोनों आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर राहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके अपनी बहन और अपनी माँ को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करता है और एक नया घर लेकर संजना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ ही महीने बाद संजना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। वहीं कुछ साल बाद संजना को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। अब संजना अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली और निशा दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस रही होती हैं। एक सास की 5 विधवा बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली मंजुला के 5 बेटे थे। उसका पति शोभनाथ पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले शोभनाथ का स्वर्गवास हो गया। समय के साथ मंजुला के सभी बेटे सयाने हो गए और उन्होंने अपने पिता के सीमित कपड़ों के कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में शुमार कर दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे मंजुला के 5 बेटों ने मिलकर उसका तो मान ही बढ़ा दिया है। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहत गोपाल भाई। इतना अमीर रईस होवे के बजाय भी रत्ती भर का भी अहंकार नहीं मंजुला के मन में। जरूर पिछले जन्म में ये बहुत पुण्य किए होगी, तब ही जाके एक घोर कलयुग में एक 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो रहे लोगों के विचार। आइए एक नजर मंजुला के सोचने के नजरिए पर प्रकाशित करते हैं। अरे मेरे 5 पांडवों, जरा यहाँ तो आना। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, सांझ को बात हो सकती है? अरे काम काज के प्रति इतना भी क्या मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते। राजेश भैया, आप माँ की बात सुन लो, हम चारों भाई कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने इन लड़कियों को तुम 5 भाइयों के लिए पसंद किया है। सभी खानदानी और रईस घराने की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और प्रीतम कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। शुरुआत से हम 5 भाई की सोच रही है कि हम किसी गरीब की बेटी का हाथ थामे। प्रीतम सही कह रहा है। अरे बौरा गए हो तुम 5। अगर मैं किसी गरीब की बेटियों को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का कोई मेल नहीं। माँ, आपको जमाने की पड़ी है। जरा सोचिए, किसी गरीब की बेटियों का हाथ थामने से एक पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। अपने 5 बेटों की बातें सुनकर मंजुला भावुक हो जाती है और कहती है, अरे ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो 5 मिलकर पांडवों की तरह पाठ पढ़ाते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश। मंजुला अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी ये तलाश रामपुर गांव में रहने वाले गरीब भीमा की 5 बेटियों अनु, जूही, भार्गवी, संजना और मालविका पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से मंजुला अपने 5 बेटों का ब्याह रचाकर 5 बहुएं घर लाती है। मेरी 5 बहू, इस अक्षत कलश को अपना दाहिना पांव लगाकर गृह प्रवेश करो। थोड़ी देर में रस्में शुरू होती हैं, जहाँ झुमरी कहती है, अरे मंजुला, हम सबन तो सोच रहे कि तुम जो इतना अमीर हो तो जरूर कोनो बड़े की बेटी के बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहुएं तो बड़ी गरीब हैं। लगता है बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज न दे सका। झुमरी की बातें 5 बहुओं को झकझोर कर रख देती हैं।
मगर सब कुछ इतने पर भी खत्म नहीं होता। झुमरी के जाते ही मंजुला अपनी बहुओं की गरीबी का बुरा बखान करते हुए कहती है, जाने कैसा भिखारी बाप है इनका। अरे पाव भर मिठाई भी संग नहीं भेज सका। कल सवेरे तक ये झुमरी झूम झूम कर पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहू गरीब घर से है। मंजुला की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम पांचों की पत्नी को आए पल भर भी नहीं हुआ और आप इन बेचारियों को इतना कुछ कह रही हैं। मंजुला की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक भेद रही होती हैं। देखते देखते दिन सप्ताह और सप्ताह महीने भर में बीत जाते हैं। एक सांझ झुमरी मंजुला के पास आती है। अरे मंजुला, गजब हुई गवा। अरे ऐसा भी क्या हो गया है जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? अरे तुहर बेटों के कपड़े कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तुम्हारे 5वें बेटे कर्मचारी समेत ढेर हो गए। ये सुनकर मंजुला कारखाने की ओर दौड़ती है जहाँ सब कुछ धू धू करके जल रहा होता है। अपने बेटे के जले हुए शव देखकर मंजुला स्तब्ध रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे सोग में डाल देती है। कुछ दिन बाद हम पांचों के पति की मौत का सासू माँ को गहरा सदमा लगा है। उन्हें सदमे से उभरने के लिए हमको कुछ करना होगा। सासू माँ की खातिर वो कपड़ों का कारखाना महज एक कारोबार नहीं बल्कि माँ जी के खातिर सब कुछ था। सदमे में जाने के चलते सासू माँ शायद पुरानी स्मृतियों में जा चुकी हैं। सासू माँ को शायद इसका भी आभास नहीं कि उनकी पांचों बहुएं विधवा हो चुकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम 5 बहुएं साथ मिलकर सासू माँ को इस सदमे के समंदर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसके खातिर हम उस कारखाने को पुनः खड़ा करेंगे। मंजुला को सोप से बाहर लाने के लिए उसकी 5 विधवा बहुएं हिम्मत और मेहनत के पति बांध कर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। हमारे पति जितना भी पैसा छोड़कर गए थे वो तो कारखाने की बिगड़ी दशा सुधारने में लग गए। अब आगे क्या होगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मगर कैसे? अरे माँ जी ने हम 5 बहुओं को मुंह दिखाई में सोने के पुश्तैनी जेवर दिए थे। सासू माँ ने वो पुश्तैनी जेवर हमें संभालने को दिए थे। अनु, हम 5 विधवा हो चुकी हैं, पहले ही अपने पतियों को खो चुकी हैं। अगर सासू माँ को सदमे से बाहर लाना है तो इस कारखाने की काया पलट करनी ही होगी, जो बिना पैसे के संभव नहीं। 5 घर आकर अपने गहनों को निकालती हैं और जूही कहती है, अगर जेवर से पूर्ति ना हो तो ये मंगलसूत्र भी मोल में दे देना। इनका अब हम विधवाओं के जीवन में क्या काम। अगले सवेरे 5 बहुएं अपनी सास को व्हील चेयर पर कारखाने लेकर आती हैं और 5 मिलकर पर्दा हटाकर अपनी सास को पकड़ के कारखाने का उद्घाटन करवाती हैं। देखी सासू माँ, हमने उस कारखाने को फिर से खड़ा कर दिया जो खाक में मिल गया था। माँ जी, आपको इस सदमे से हकीकत का सामना करना ही होगा। आखिर अब कब तक आप चुप रहेंगी? एकाएक व्हील चेयर पर बैठी मंजुला अपनी 5 विधवा बहुओं को सफेद साड़ी में लिपटा देखकर अपनी पलकें झपकाती है। तुमने देखा सासू माँ ने अपनी पलकें झपकाई, शायद माँ जी हमें सुन पा रही हैं। मंजुला का हाथ पांव हिलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बहुएं उसे घर ले आती हैं और उसकी खूब सेवा सहाय करती हैं। 1 सप्ताह बाद एकाएक मंजुला अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मंजुला की 5 बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो बहनों, सासू माँ अपने पैरों पर खड़ी हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो सासू माँ सदमे से बाहर आ गई। मैं तुम 5 के प्यार के लायक नहीं। मैंने तुम 5 पर कितनी ज्यादतियां की है। तुम्हें नीचा दिखाया मगर तुमने उफ तक नहीं किया। एक बेवा का जीवन कितना बुरा होता है, इस दौर से मैं सालों पहले गुजर चुकी हूँ। अगर तुम 5 चाहती तो मेरे बेटे के जाने के बाद चली जाती, मगर तुम 5 ने विधवा होने के बाद भी मेरे लिए इस दहलीज को पार नहीं किया और मुझे सदमे के समंदर से निकाल लाए। एकाएक पूरा गांव मंजुला को बात करते हुए सुनता है और झुमरी कहती है, अरे मंजुला, सारी गलती सरासर हमारी है। अगर हम वो रोज फूट ना डालती तो तुम अपनी पोतहू को प्यार से रखती। वो कहता है ना, सच्चे हीरे की परख जौहरी को होती है और हम तो झुमरी हैं। झुमरी की बात पर पूरा गांव हंस पड़ता है और मंजुला अपनी 5 विधवा बहुओं को गले से लगाकर कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, आज से ये मंजुला सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपने बेटों से बढ़कर प्यार रखेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर सुख में सभी साथी बनते हैं, मगर जो इंसान आपके दुख दर्द में साझेदारी दिखाए वो खास होता है। मंजुला की 5 बहुएं पति को खोने के बावजूद भी अंत तक सास के संग बनी रहीं, जो रिश्तों के प्रति उनकी बड़ी प्रीति को दर्शाता है। एक सास की 5 काली बहुएं। रमा रूप रंग से गोरी चिट्टी थी, इसलिए अपने 5 बेटे के लिए उसे बहू भी बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी। तभी उसके दोस्त की पति ब्रिजपाल एक पुराने वादे को पूरा करने आता है और कहता है, अरे रमा बहन, आप तो जानती हैं मेरी 5 बेटियां और आपके बेटे बड़े हो चुके हैं, तो आज इस वादे को पूरा कर लेते हैं। कैसा वादा भाई साहब?
अरे रमा बहन, याद है आपको? अरे बचपन में जब हमारी बिटिया आपके बेटों के साथ खेलती थी और आप लाड़ दुलार करती थी और भाई साहब ने कहा था कि आप दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। हाँ भाई, हमारी बेटियां आपके घर की बहू बनेंगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? और अगर वो वादा भी था तो मैं नहीं मानती। मैं अपने गोरे गोरे बेटों की शादी आपकी काली बेटियों से नहीं करूंगी। अरे कहाँ मेरे बेटे, कहाँ आपकी बेटियां? वादे की आड़ में आप अपनी काली बेटियों को मेरे बेटों के पल्ले बांधना चाहते हैं। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो अच्छा हुआ मुझे आपका असली चेहरा अभी पता चल गया, वरना न जाने मेरी बेटियों की शादी आपके बेटों से हो जाती तो आप कैसा बर्ताव करती। मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ता हूँ। हाँ, जाइए जाइए। बड़ा आए थे मेरे बेटों को फंसाने के लिए। जहाँ ब्रिजपाल को फटकार कर निकाल देती है, वहीं वो रमा के पांचों बेटे उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, भाई अब क्या होगा? हम पांचों तो ब्रिजपाल अंकल की बेटियों से ही प्यार करते हैं। हम उनके रंग रूप से नहीं बल्कि मीठी बातों से फर्क पड़ता है। अब क्या करें? अरे करना क्या है, पिताजी का वादा और जुबान थी कि वो इस पागल की बेटियों से ही करेंगे, उसे तो हम तोड़ नहीं सकते। और माँ ने जिस तरीके से अंकल से बात की है उसके लिए हम पांचों को उन्हें मनाना पड़ेगा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनकी बेटियों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ श्रवण भैया, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। श्रवण का जैसा नाम था बिल्कुल वैसा ही उसका स्वभाव भी था। उसकी बात सुनकर सारे भाई ब्रिजपाल के पास जाते हैं और उनसे अपनी बात करके माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे घर में अपनी बेटियों को नहीं भेजना है। तुम्हारी रमा जी ने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की है। अंकल, इस बार हमारी सही से बात सुन लीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम आपकी बेटियों से प्रेम करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। हाँ अंकल, हम पांचों भाई पिताजी की जुबान को पूरी करने आए हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटियों को बहुत खुश रखेंगे। हमें उनके रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या सच में तुम पांचों मेरी पांचों बेटियों से शादी करोगे? जी अंकल। तो ठीक है। निशा, रजनी, शालिनी, काजल, माया, अरे जल्दी आओ और दामाद जी को खिलाओ पिलाओ। पांचों लड़कियां ये बात सुनकर शर्मा जाती हैं और अपने होने वाले पतियों को खाना पीना परोसती हैं। अगले दिन पांचों बेटे ब्रजपाल की काली बेटियों से शादी करके चौखट पर आ जाते हैं। अरे लगता है मेरे पांचों बेटे आ गए। आज उनकी मनपसंद चीज खिलाऊंगी। जैसे ही रमा दरवाजा खोलती है तो पांचों को वरमाला में देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या? मोहन, शुभम, श्रवण, विपिन, नवीन, ये सब क्या है? तुम पांचों ने शादी कर ली, वो भी उस ब्रजपाल की काली लड़कियों से। मना किया था ना मैंने, फिर भी अपनी माँ की जुबान को लांघ दिया तुमने। माँ पिताजी की जुबान थी इसलिए हमने शादी करी, और हम पांचों बचपन से ही ब्रज अंकल की बेटियों से प्रेम करते हैं, तो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे। बच्चों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब अपना ही खोटा सिक्का है तो क्या कर सकते हैं। बेमन से रमा उन काली बहुओं की आरती उतारकर जैसे ही गृह प्रवेश कराती हैं, तो घर की बत्ती गोल हो जाती है। ये देखकर रमा कहती है, लो, बस यही कमी रह गई थी। इन काली बहुओं के आते ही घर में भी काला अंधेरा हो गया। और लाओ इन पांचों को, आज तो बस बत्ती गुल हुई है, कल से ना जाने क्या होगा। माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी पांचों बेटे अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाते हैं और अंदर जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं मिल बांटकर घर का काम करती हैं। एक खाना बनाती है, दूसरी साफ सफाई, तीसरे कपड़े धोती है, चौथी बर्तन साफ करती है और पांचवी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी निशा चाय नाश्ता लेकर रमा के पास आती है। माँ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, घर में पैरों से बनाती थी क्या? हाथों से ही बनता है खाना तो। मेरा मतलब, मैंने आपके लिए दाल का चीला बनाया है, आप चखिए, चटनी के साथ लाई हूँ। तू जा, मैं खा लूंगी। खाना तो अच्छा बनाया है, अब क्या नुक्स निकालूं। माँ जी, दीदी ने खाना कैसा बनाया है? ठीक ठाक है। अरे देखो जरा,
इन्होंने साफ सफाई भी की है या नहीं। ये कहते ही रमा बाहर जाकर देखती है तो पूरा हॉल साफ सफाई से चमक रहा था। वहीं कपड़े देखने जाती है तो सारे कपड़े भी सूखे थे। रसोई में जाती है तो सारा खाना बना हुआ था और काजल बर्तन साफ कर रही थी। अरे माँ जी, आप दीदी ने खाना बना दिया है, बस बर्तन और है, बस वो हो जाएंगे। तू खुद तो काले तवे जैसी है, तो फिर ये तवा तुझसे कैसे साफ होगा। माँ जी, आप हमें ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसमें हमारा क्या कसूर? अगर हम जन्म से ही काली हैं तो हमारा भी तो दिल होता है, हमें भी दुख होता है। तुम पांचों का काला दिल भी दुखता होगा। ये कहकर वो चली जाती है। रमा पांचों बहुओं को इतना काम देती है कि पांचों बहनें फटाफट से सारा काम निपटा लेती हैं। साथ ही घर को अच्छे से संभालती भी थी। पांचों रमा को शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, लेकिन आते जाते उसे आज काली बहू के ताने सुनने ही पड़ते थे। ऐसे ही जब रमा मंदिर से लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन सरोज कहती है, अरे अरे इधर आ, जरा बात तो कर। पता चला है तेरे पांचों बेटों की शादी 5 काली बहुओं से हुई है। अरे पूरे संसार में लड़कियों की गिनती खत्म हो गई थी क्या, जो तूने काली बहुओं से शादी करा दी? अरे मेरे बेटों को उनसे ही करनी थी तो उनसे कर ली, अब क्या कहूँ। तेरे पांचों बेटों की लगाम जरूर उन पांचों बहुओं के हाथों में होगी, इसीलिए तेरे बेटे तेरे हाथ से पहले से ही निकल गए। तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? अब बहुएं जैसी भी आई हो, लेकिन मेहनती भी बहुत है, घर का सारा काम कर लेती है। रमा सरोज को सुनाकर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। सभी बहुएं जन्माष्टमी की तैयारी में थीं। उनका भोग बना रही थीं, घर को सजा रही थीं। तभी रमा आकर कहती है, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ कृष्ण कथा सुनने। जी माँ जी। अरे रमा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ है बहुत, आजा यहीं बैठकर कथा सुनते हैं। ठीक है। सभी बहुएं औरतें बैठ जाती हैं और मोना कथा सुनाती है। हाँ, तो बाल गोपाल बहुत नटखट थे, इतने कि माखन चुराकर अक्सर खाया करते थे और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। काले थे पर बड़े दिल वाले थे और तब भी गोपियां उनके आगे पीछे घूमती थीं। सब उन्हें बहुत चाहते थे और वासुदेव उन्हें यशोदा जी के पास छोड़कर आए। सच में कृष्ण जी काले जरूर थे, पर उनका मजाक कोई नहीं उड़ाता था, बल्कि उन्हें सब बहुत प्यार करते थे। कथा सुनकर रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पांचों बहुओं से माफी मांगती है। बहू, मैंने तुम पांचों बहुओं के साथ कितना गलत किया है, बार बार काला काला बोलकर, जबकि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। मेरे इतने कहने पर भी तुमने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और मेरे घर को अच्छे से संभाला। माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो बहू, अब से मैं तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको गलती का पछतावा हो गया, ये हमारे लिए काफी है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मधुपुर गांव में प्रद्युम्न अपने परिवार के संग रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी मधुलिका, 2 बच्चे चीनू और वीना शामिल थे। सब कुछ भली तौर से चल रहा था। फिर एक रोज प्रद्युम्न ने बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। देखते ही देखते लंबा वक्त बीत गया। मधुलिका रसोई घर का रुख कर ही रही थी कि तभी 8 साल की वीना दौड़कर अपनी माँ से कहती है, माँ चलो। अभी तो आई हूँ बिटिया, तू और चीनू मिलकर पिताजी का ख्याल रखो, इतने मैं चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ। एकाएक चीनू भी वहां हाजिर होता है। उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब को देखकर मधुलिका सहमी हुई अपने पति प्रद्युम्न के पास दौड़ती है, जहां प्रद्युम्न बिस्तर पर पड़ा अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। पति की बिगड़ी अवस्था देख मधुलिका की आंखों में आंसू डबडबा आते हैं। वो सिसकते सुर में कहती है, अजी, गहरी सांस भरी, कुछ भी नहीं होगा आपको। मधुलिका, मैं तुम्हें यूं बीच मझधार में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बातें गौर से सुनो। रसोई घर में एक खुफिया दीवार है, जिसके भीतर एक जादुई कढ़ाई कैद है, जो मुझे पिताजी ने सौंपी थी। अब तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें उस जादुई कढ़ाई की जरूरत आन पड़ेगी। जिस पल तुम उस कढ़ाई को जलते चूल्हे पर रखकर
उसे खाने की कोई भी वस्तु मांगोगी, वो जादुई कढ़ाई तुम्हें वो मुहैया करेगी। जादुई कढ़ाई का रहस्य जाहिर करके प्रद्युम्न भगवान को प्यारा हो जाता है। ये दुखद मंजर मधुलिका के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। प्रद्युम्न को गए 13 दिन पूरे हो जाते हैं। धीरे धीरे मधुलिका के घर में खाने के लाले पड़ गए, जिसे देख वो मुरझाए स्वर से कहती है, जितना भी पैसा बचा था वो सब प्रद्युम्न की तेरवी में लग गए। अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मेरे आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये घनघोर गरीबी दिखाने से भला तो ये होता भगवान कि तू मुझको उठा ले। जैसे वो आंखें मूंदती है, उसे अपने पति प्रद्युम्न की बात याद आने पर वो रसोई घर का रुख करती है। पूरे घर में सीमेंट की प्लास्टर चढ़ी हुई है, सिवाय इस दीवार को छोड़ के। जरूर जादुई कढ़ाई यही कहीं कैद है। मधुलिका जैसे ईंटों को हटाती है, उसके भीतर से एक बड़े आकार की कढ़ाई बाहर निकलती है। मधुलिका बच्चों के साथ मिलकर उसे साफ सुथरा करके पति के कहे अनुसार चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई को उस पर रखकर कहती है, ये जादुई कढ़ाई जल्दी से मुझे खाना दे। मधुलिका के बोल का जादुई कढ़ाई पर कोई असर न होने पर एक आवाज घर में गूंजती है, मधुलिका ऐसे नहीं, इस शब्द को कहो, ए जादुई कढ़ाई, मैं हूं इंसान, पक जाए तेरे भीतर पकवान। मधुलिका उसी शब्द को जादुई कढ़ाई में दोहराती है, ए जादुई कढ़ाई, मैं हूँ इंसान, पक जाए तेरे भीतर मीठे पकवान। उसके इतना कहते ही कढ़ाई के भीतर एक तेज चमक लौबित होती है, जिसके साथ कढ़ाई के अंदर से अनेकों पकवान एक एक करके थाली में भरे बाहर आते हैं, जिसे देख चीनू और वीना कहते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ चीनू, ये जादुई कढ़ाई तो बिना राशन पानी के ही पकवान पकाती है। वीना दीदी, इतने सारे पकवान देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चलो अपनी भूख मिटाते हैं। जादुई कढ़ाई के बदौलत उस दिन वो पेट भरकर बढ़िया खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही हर एक दिन मधुलिका उस जादुई कढ़ाई से अपना और अपने बच्चों का मनपसंद खाना मांगकर पेट पाल रही थी। फिर एक रोज सल्टू उसके घर का दरवाजा पीटता हुआ कहता है, अरे ओ मधुलिका, अरे कहाँ मर गई? अरे अरे बाहर आ, कर्जखोर की लुगाई। सज्जू भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा पति तो मिट्टी में मिल गया, मगर मरने से पहले उसने मुझसे लाख रुपया उधार लिया था। मगर मेरे पति प्रद्युम्न तो किसी से उधार नहीं लेते थे। अरे तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं? अगर हमारे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे घर के एक एक सामान का सौदा करके अपनी पाई चुकती पूरा करेंगे। ये भाग्य लक्ष्मी, समझी? चलो जी यहाँ से। सभी के जाते ही मधुलिका फूट फूट कर रोती है। वीना उसके आंसू पोंछ कर कहती है, माँ चुप हो जाओ, आप तो जानते हो भाग्य लक्ष्मी काकी और सरजू काका एकदम लोभी लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है पिताजी ने इनसे कोई पैसा नहीं लिया होगा। पूरे गांव में इन्होंने इस अफवाह को फैला दिया है। पास में ना एक पैसा है न रोजगार, कैसे चुकता करूंगी ये कर्ज? माँ, अब ये जादुई कढ़ाई हमारा कर्ज उतारेगी। इस जादुई कढ़ाई के सहारे हम एक खाने पीने की दुकान शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चे सचमुच सयाने हो चुके हैं। मधुलिका उस जादुई कढ़ाई को जलते चूल्हे पर धरकर कहती है, जिसे खाकर हो जाए जमाना दीवाना, ये जादुई कढ़ाई ऐसा स्वादिष्ट दे मुझको खाना। मधुलिका के कहने पर जादुई कढ़ाई अपने भीतर से भांति भांति के व्यंजन बाहर निकालती है। तीनों जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर बने खाने के संग गांव गांव घूमकर उसे बेचने लगते हैं। पहले ही रोज मधुलिका को भारी कमाई होती है। उस पैसे से वो अगले दिन एक भाड़े की दुकान खोलकर खाने का ढाबा खोल देती हैं। माँ देखो, लोग आना शुरू हो चुके हैं, मगर अब तक खाने को कुछ नहीं पकाया। अरे पुत्तू, ये कोई साधारण कढ़ाई थोड़ी है जिसमें घंटों लगकर पकाना पड़े। माँ के एक ऑर्डर फरमाने पर हमारी जादुई कढ़ाई खाने की कतार लगा देगी। ऐसे बने मेरी रसोई खाली पेट जाने न पाए कोई। ए जादुई कढ़ाई मुझको दे ऐसा स्वादिष्ट खाना।
ये कहकर मधुलिका जादुई कढ़ाई को जैसे ही जलते चूल्हे पर चढ़ाती है, उसके भीतर से लबालब खाने का खजाना पूरे ढाबे को भर देता है। लोग खाना खाकर कहते हैं, अरे वाह, इस खाने का ढाबा कितना सस्ता है, अरे उतना स्वादिष्ट भी। पेट भर गया मगर मन भरने का नाम नहीं ले रहा। अरे सबसे लाजवाब तो ये कढ़ाई पनीर है, मुंह से ही नहीं छूट रहा। देखो माँ, सभी को हमारे ढाबे का खाना पहले ही दिन से कितना पसंद आ रहा है। जादुई कढ़ाई के खाने का जादू लोगों पर इस कदर छा जाता है जिससे कि हर एक रोज उनके ढाबे की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। देखते देखते तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। एक सवेरे, ये लो सरजू भाई, तुम्हारे पैसे गिन लो, ब्याज समेत है। मधुलिका के जाते ही दोनों पैसे गिनकर कहते हैं, अरे ये एकाएक पैसा कैसे पलट गया? महीने भर के भीतर 1 लाख पार रुपया, इतना तो सरकारी अफसर कमाते हैं। अरे मेरी लाफू झन्नी लुगाई, आजकल इसका ढाबा जोर शोरों पर चल रहा है। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। गांव में सन्नाटा छा जाने पर उस रात दोनों दंपत्ति खिड़की के पास खड़े मधुलिका के घर में ताका झाकी करते हैं, जहां चीनू कहता है, माँ मुझे रसमलाई खाने का मन हो रहा है। ठीक है चीनू, ठहर जा। ये बोलकर मधुलिका चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई चढ़ाकर कहती है, चीनू मांगे रसमलाई, दे दो झट से जादुई कढ़ाई। एकाएक जादुई कढ़ाई रसमलाई से भर जाती है। अच्छा तो ये माजरा है। इस जादुई कढ़ाई की कारनामे से इनकी काया पलट हुई है। तीनों की आंखें बोझिल होता देख दोनों दंपत्ति दबे पांव उनकी जादुई कढ़ाई चुराकर घर ले आते हैं। जैसे ही मधुलिका की नींद खुलती है, वो कढ़ाई को नपाकर कहती है, चीनू, वीना, बच्चों, तुमने कहीं कढ़ाई को देखा? नहीं माँ। जैसे ही मधुलिका की नजर जमीन पर पड़े छाप पर पड़ती है, वो उनका पीछा करते हुए सरजू के घर आती है, जहाँ भाग्य लक्ष्मी कहती है, ए जादुई कढ़ाई, हमको इसी पल निर्मल खीर खिला। अरे यह कढ़ाई तुम्हारे कहने पर कुछ दे क्यों नहीं रहा? रुको मैं कहता हूँ। ए जादुई कढ़ाई, खाने से भर जाए 56 भोग, हमें मिल जाए जिसे हमारा घर भर जाए। सरजू के स्वर खत्म भी न हुए थे कि गर्मा गर्म खाना बाढ़ के जैसे कढ़ाई से बाहर आने लगता है और दोनों चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मारे भैया, ये जादुई कढ़ाई तो मौत का कुआं बन गया। क्यों सरजू, कैसा लगा जादुई कढ़ाई के खाने का स्वाद? अरे मधुलिका, इस जादुई कढ़ाई के कहर से हमको बचाओ। मधुलिका जैसे तैसे जादुई कढ़ाई पर काबू पाकर कहती है, उम्मीद है अब से तुम मुफ्त में मिलने की आस छोड़कर मेहनत से मूल्य कमाना शुरू करोगे। मधुलिका की जादुई कढ़ाई न सिर्फ उसे एक कर्जदार से धनी युवती में बदलती है, बल्कि उसके शब्द लोभी भाग्य लक्ष्मी और सरजू के स्वार्थ को भी सदा के खातिर खत्म कर देती हैं। भूत और चुड़ैलों का झरना। 2-4 भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है, तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धुल जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था, जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की, छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए।
ये बोलते ही साशा और लॉकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है, अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है, मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद साशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया, पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लॉकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए हमें एक होना ही था। साशा तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे 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 हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए। ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त कोष्ट भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे, तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है, इस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं, तुम। नहीं, तुम। देखो, इस झरने पर कब्जा हमारा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे, ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम
आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें।